The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आधा हो जाएगा। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 मार्च 2012 को मध्य प्रदेश के इंदौर में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि देश के विकास में राज्यों का अहम योगदान होता है और सरकारों को राज्यों की अहमियत को स्वीकारना चाहिए। कच्छ हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये सारे भाव अभिव्यक्त होते हैं। लेकिन आज जब हमारे देश के हालात की ओर देखें तो एक आवश्यक लगता है कि उस विषय पर बड़े गंभीरता से चिंतन होने की आवश्यकता है। इस देश के महापुरुषों ने हमें जो संविधान दिया, जिस संविधान की आत्मा हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इस संघीय ढांचे को लेटर एंड स्पिरिट के रूप में आज सचमुच में स्वीकार किया जा रहा है या अपनी मन मर्जी से मोड़ा जा रहा है। इन सारे विषयों पर एक गंभीर चिंतन आज देश में अनिवार्य हो, एक मंथन हो, और जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, ये मेरा भरोसा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इस विषय को जितनी अहमियत देनी चाहिए, जितनी गहराई से उसका चिंतन होना चाहिए, समय की दौड़ में सब पीछे छूटता जा रहा है। भारत की विशेषता है, व्यवस्था के तहत हम राज्यों की रचना में कार्यरत है, लेकिन भारत वो एक कोई असेंबल्ड एंटिटी नहीं है। यह देश एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। अगर कश्मीर में कुछ होगा तो पीड़ा इंदौर में होगी ही होगी। अगर नागालैंड में कुछ कठिनाई होगी तो जाब्वा में अगर खबर पहुंचेगी तो जाब्वा में भी चिंता फैलेगी। एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। विकास के लिए व्यवस्थाएं विकसित की गई है, एक ढांचा बनाया गया है, और जब तक हम इस राष्ट्र के इस एकात्म भाव को नहीं जानते तब तक भारत की भक्ति का रास्ता क्या हो, भारत के विकास का रास्ता क्या हो, प्राथमिकताएं कौन सी हो, इसमें कभी कभी उलझने पैदा हो जाती है। जब अंग्रेज थे उस समय भी इन 1936 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उस समय भी अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में भारत को फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में स्वीकार किया था, और उन्होंने माना था कि इस देश को चलाना होगा तो
एक कोने में बैठ करके अपनी मनमर्जी से डंडा लेकर के नहीं चलाया जा सकता है। ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, उसकी विविधताओं को स्वीकार करते हुए उसके अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। ये 1936 में अंग्रेज शासकों के दिमाग में स्वीकार किया गया था। अब जब भारत का संविधान बना तो इस मूलभूत बात को स्वीकार किया गया। इंदौर के लोगों को इतना तो अधिकार देना पड़ेगा ना भाई, तुम मेयर हो, तुम्हारी क्या कॉर्पोरेशन है, इलेक्टेड बॉडी है, कहां पाइपलाइन डालनी है, क्या डालनी है, तुम अपना फैसला करो, तुम अपना रिसोर्स जुटाओ और करो। यही होना चाहिए ना। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैंने मेरे गुजरात में तय किया कि हम लोगों को किचन तक पाइपलाइन से टैप से गैस देंगे। अब बुरा काम तो है ही नहीं, वो गैस सिलेंडर मिलते नहीं है, परेशानियां होती है, वो सब जानते हैं। अब हमने रास्ता खोजा कि चलो भाई पाइपलाइन से किचन तक जैसे पानी मिलता है वैसे गैस मिले। अब मुझे पाइपलाइन डालनी थी और हमने करीब 2500 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बनाने का प्लान बनाया, पैसे जुटा दिए। भारत सरकार ने मना कर दिया, नहीं लगा सकते हो। आप कल्पना कर सकते हो, भारत सरकार कहती है गैस की पाइपलाइन ये हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय है। मोदी तुम समझते क्या हो? मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मैं भारत सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूं, भैया मुझे पाइपलाइन डालने की इजाजत दो। कितना अधिकारवाद! क्या देश ऐसे प्रगति कर सकता है क्या? अगर खुलापन नहीं होगा, जिसके अंदर सामर्थ्य है, उनको विकास का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो ये देश मजबूत भी नहीं हो सकता। और 21वीं सदी का नेतृत्व करने का देश का सामर्थ्य इस प्रकार की गलत नीतियों के कारण धीरे 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 हमारा सपना टूट जाएगा। अगर हम इन व्यवस्थाओं को विकसित न करें तो क्या होगा? मित्रों, हमारे देश में एक जमाना था, आज विश्व व्यापार का जमाना है। सामुद्रिक व्यापार विश्व व्यापार में अहमियत रखता है। हर देश खरीदार भी है और हर देश कुछ कुछ बेचता भी है, और पूरा विश्व एक प्रकार से कॉमर्स एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और कॉमर्स की एक्टिविटी अहम एक्टिविटी बन चुकी है। और अगर सामुद्रिक व्यापार मुख्य बनने वाला है तो आपके लिए पोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत अनिवार्य होता है। और जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे उतनी विकास की संभावना है। हिंदुस्तान के जितने ही मरीन स्टेट हैं, मैरीटाइम स्टेट जो हैं, उन सारे स्टेट्स को एक जमाना था बंदर यानी मुंबई का, चेन्नई का, कलकत्ता का, यही 3-4 बंदरों की बात होती थी। धीरे धीरे सामुद्रिक व्यापार बढ़ता गया, बंदरों का विकास होने लगा और गुजरात ने उसमें इनिशिएटिव लिया। हमने कई बंदर बनाए, 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समुद्री किनारा है। और हम मानते हैं कि गुजरात का समुद्री किनारा ये भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बने। सिर्फ गुजरात की समृद्धि का नहीं, हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बने, ये सपना लेकर के हम काम कर रहे हैं। भारत जैसे देश में हम राज्यों की अहमियत को नहीं स्वीकार करेंगे। भारत जैसे देश में राज्यों की विशेषताओं को नहीं स्वीकार करेंगे और उन विशेषताओं को पनपाने की कोशिश नहीं करेंगे तो विविधता में एकता वाला ये देश, हम उसको एक ढांचे में नहीं ढाल सकते। मित्रों, अमेरिका में लॉस एंजलिस से निकले और न्यूयॉर्क तक जाएं, पूरा अमेरिका काट के चले जाएं, हर 20 किलोमीटर पिज्जा हट चल सकता है। एक ही रेडीमेड फॉर्मूला से बना हुआ पिज्जा वहां चल सकता है। हमारे यहां नहीं चल सकता है। वो तमिलनाडु से इडली से शुरू करेगा, इंदौर आते आते पोहा खाना शुरू कर देगा। हर 20 किलोमीटर पर नई वैरायटी वाला देश है भाई। आप उसको इस प्रकार के रेडीमेड चीजों में बांध नहीं सकते हैं। यहां का खान पीन, यहां का पहरवेश एक अपनापन है, एक ऐसा गुलदस्ता है भारत मां का। 120 करोड़ फूल इसके अंदर खिल रहे हैं, पनप रहे हैं। उसको एक ही ढंग से ढालने की कोशिश, भारत की आत्मा को
नोट्स डालेगी भाई बहन। मित्रों, अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं करते हैं, विकेंद्रित व्यवस्थाएं विकसित नहीं करते हैं, तो विकास में बहुत बड़ी रुकावट आती है। दो लोग अलग अलग दौड़े तो उनकी दौड़ने की स्पीड, और दो लोगों का एक एक पैर को बांध दिया जाए और 3 पैर से दौड़ाया जाए तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सीधी साधी समझ है नहीं? तो ये एक एक पैर बांधने वाला काम कर रहे हैं, देश की विकास की स्पीड को रोक रहे हैं, दिशा को धुंधला रहे हैं। क्या मित्रों डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है? भारत में पंचायती राज लागू करने का सौभाग्य गुजरात को मिला। डिसेंट्रलाइजेशन पावर की एक अच्छी व्यवस्था पंचायती राज में विकसित हुई है और गुजरात उसका पायोनियर रहा है। मित्रों, ये 50 साल हुए, उसके गोल्डन जुबिली ईयर चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था का। भारत सरकार के एजेंडा में पंचायती राज व्यवस्था, जो कि हिंदुस्तान में मानी हुई है, स्वीकारी हुई है, पायोनियर भले गुजरात रहा हो, लेकिन भारत के एजेंडा में इसकी गोल्डन जुबिली ईयर की कोई सोच तक नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी। वरना ऐसा इवेंट था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक इनिशिएटिव देने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि पंचायती राज व्यवस्था की गोल्डन जुबिली के रूप में इस विचार को हिंदुस्तान की धरती पर लागू करने का सफल प्रयास जहां से शुरू हुआ और जो बाद में देश भर में माना गया है, लेकिन उसको करने के लिए उनको फुर्सत नहीं, सोचने को फुर्सत नहीं है। मेरे राज्य में हमने इनिशिएटिव लिया है, एटीबीटी स्कीम के रूप में जाना जाता है, आपनों तालुको वाइब्रेंट तालुको। हमने कंसेप्ट दिया है तालुका सरकार। क्यों गांधीनगर से क्यों गुजरात चलना चाहिए? अगर गुजरात चलना है तो गुजरात के हर तहसील के अंदर वो शक्ति क्यों न हो, निर्णय करने का सामर्थ्य क्यों न हो? मैं उस दिशा में जा रहा था। हम गांधीनगर के सारे अधिकार छोड़ करके नीचे देने की दिशा में एक लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेरे राज्य के अंदर 225 तहसील हैं, 225 तहसील पर मेरा राज्य खड़ा हो जाए। अकेले गांधीनगर के पिलर पर राज्य क्यों खड़ा होना चाहिए? और एक विकेंद्रित व्यवस्था जनसंघ के जमाने से हमारी वैचारिक अधिष्ठान का हिस्सा है और इसको हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक बहुत बड़ी ताकत देता है। मित्रों, हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, कभी एक ही जीबी हमारे यहां चलता, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलता था। आज हमने उसको 7 हिस्सों में बांट दिया, एरिया वाइज कर दिया। पहले मेरे यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसी को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 यूनिवर्सिटियां बना दी। क्यों ना हम डिसेंट्रलाइज करें? सेंटर फॉर एक्सेलेंसी क्यों क्रिएट ना करें? हम नई व्यवस्थाओं को विकसित क्यों ना करें? हम अगर इस प्रकार से नई व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं तो हम देश के सपने को बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। भारत के संघीय ढांचे के लेटर एंड स्पिरिट को बरकरार रखना ये समय की मांग है। आज वो जमाना नहीं है कि एक ही पार्टी की सब सरकारें चलती है। हर पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इन सब प्रकार के राजनीतिक विचारों को देश की एकता के लिए संभालना है तो आपके लिए संघीय ढांचे को बरकरार रखना ये समय की मांग है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आधा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी